हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आपका 10th का एग्जाम सक्सेसफुली पास हो गया। और एक और जो बधाई मैं आपको देना चाहती हूं वो है कि आप सबने कॉमर्स को अपने करियर ऑप्शन की तरह चुना। अगर आपने कॉमर्स को सोच समझ के करियर ऑप्शन की तरह चुना है तो आपको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत अच्छा आपने चयन किया है। और जिन लोगों ने हो सकता है कंफ्यूजन के कारण भी कॉमर्स को अगर लिया है तो आप भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रीम में आ चुके हैं। आपको बहुत मजा आने वाला है। कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, कई सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जो आपके सामने खुल जाते हैं जब आप कॉमर्स को एज अ करियर ऑप्शन लेते हैं। कॉमर्स एज अ करियर ऑप्शन में जो भी मैं गाइडेंस आपको आगे जब भी आपको मेरी मदद लगेगी मैं डेफिनेटली आपको गाइडेंस काउंसलिंग आपको करती रहूंगी। पर आज हम जो सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी और जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है वो आपको सुधीर सर पढ़ाएंगे, जो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंगली स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताएंगे। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल बना दूं और बहुत इंटरेस्टिंग बना दूं, क्योंकि मार्क माय वर्ड्स, इफ यू आर इन कॉमर्स स्ट्रीम, कॉमर्स प्रोफेशन, तब ये इकोनॉमिक्स बार बार आपके सामने आएगा और आपको बहुत मजा भी आएगा। आपके सीनियर्स ने हो सकता है आपको ये कहा होगा कि अरे इकोनॉमिक्स बहुत बोर होगा, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसी कई चीजें आपने सुनी होंगी। पर मेरा ये वादा है आपसे, मेरी गारंटी है कि आप एक बार इकोनॉमिक्स पढ़ के देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। दूसरी एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट, जब तक ये मेरा हाथ ठीक ना हो जाए, थोड़ी सी मैंने चोट लगा ली है खुद को, तो जब तक ये ठीक ना हो जाए तो हो सकता है कहीं कहीं पे मेरी हैंडराइटिंग में आपको तकलीफ होगी समझने में। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सही लिखूं। जहां पे लगेगा मैं लेफ्ट हैंड से भी लिख लूंगी, मैं आपको लिख के बता दूंगी। राइट हैंड से जहां जहां पे भी लिखूंगी वहां पे हो सकता है थोड़ी डिफिकल्टी हो, प्लीज बेयर विद मी। पर जहां तक मैं कोशिश करूंगी कि आपको तकलीफ ना हो। अच्छा, मेरी एक बड़ी आदत है, एक अच्छी आदत लगती है जो मुझे, कि जब भी मैं कुछ नया पढ़ाती हूं या पढ़ती भी हूं तो ना मैं ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में ना लिखती हूं कि मैं क्या पढ़ने वाली हूं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलो लिखते हैं बड़े बड़े अक्षरों में माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। क्या दो शब्द आपको यहां पे दिख रहे हैं? माइक्रो और इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब माइक्रो मतलब थोड़ा सा अपन इसको होल्ड पे डालते हैं, पहले ये समझते हैं कि ये वर्ड इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों है। जो चीजें हम डेली बेसिस में रोजमर्रा की न्यूज में भी सुन रहे हैं, आप भी अभी सुन रहे होंगे, इकोनॉमी, कोविड के कारण इकोनॉमी में डाउनफॉल आ गया, अब इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, ये होगा, वो होगा, ये इकोनॉमी क्या है? तो इस इकोनॉमी का मतलब और कुछ नहीं बल्कि इकोनॉमी इज अ थिंग, इज अ कंसेप्ट जिसमें आप और मुझ जैसे लोग ही होते हैं। ठीक है। अब एकदम लेमैन की तरह समझना है, एकदम जैसे कोई पहली बार जब हम कोई चीज समझते हैं ऐसे आपको समझना है। आप अभी अपने बुक्स की तरफ मत देखिए, सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखिए और मैं क्या कह रही हूं उसे समझने की कोशिश करिए। इकोनॉमी में कैसे लोग होते हैं? हम तुम जैसे ही लोग होते हैं। मतलब कि भाई कुछ होंगे जो होंगे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन मैम? वो लोग जो प्रोडक्शन करते हैं। क्या चीज का प्रोडक्शन करते हैं? ये जितनी भी चीज आज हम पहनते हैं, यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो कोई ना कोई तो बनाता है। तो बनाने वाला कौन? प्रोड्यूसर, जिसको अभी जनरल पार्लेंस में एक लेमैन लैंग्वेज में हम मैन्युफैक्चरर नाम से भी कह सकते हैं कि भैया वो बंदा, वो पर्सन जो कि कुछ बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है। अब जो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर है जब सामान बनाएगा तो कोई उसे कंज्यूम भी तो करेगा। तो मतलब एक सेगमेंट और कौन होता है हमारे पास? कंज्यूमर होगा। बिल्कुल मैम। अब बड़ी सर्दी जुकाम हो गई भाई मेरे को, तो मैं डॉक्टर के पास चली गई। ठीक है। डॉक्टर ने मुझे देखा, भाई हार्ट बीट चेक करी, देखा टेम्परेचर कितना है और मुझे कुछ दवाइयां लिख दी जो मैंने मार्केट से जाके खरीद ली।
पर जब डॉक्टर मुझे चेक कर रहा था तब उसने क्या कोई ऐसी चीज ऐसे हाथ में रख दी कि ये देखो, ये मेरी नॉलेज, और मुझे लग रहा है कि आपको ये वाला बुखार हुआ है, ये देखो इसको कैसा दिख रहा है। उसने कुछ टेंजिबल जिसे हम छू सकते हैं ऐसी कोई चीज हमारे हाथ में दी नहीं। उसने हमें सिर्फ कंसल्ट किया। क्या किया? सिर्फ कंसल्ट किया। मतलब उसने हमें क्या दिया? कोई सर्विस दी। करी कि नहीं? और एक आध एग्जाम्पल मैम सर्विस प्रोवाइडर का अगर आप बता दें। मैं आपको जब अभी पढ़ा रही हूं तब आपके हाथ में कोई टेंजिबल चीज रख दी मैंने, तो कुछ ये जो बोल है निकल के आ रहे हैं और आपके कानों में पड़ रहे हैं, जिसे आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर मैं आपको उनका आंसर बताऊंगी। तो सिर्फ क्या चीज का आदान प्रदान हो रहा है? आइडियाज, क्वेश्चंस, आंसर्स का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है। तो ये जो एक्टिविटी हो रही है ये भी क्या है? आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस टू यू। व्हाट काइंड ऑफ सर्विस? आई एम टीचिंग यू। समझ रहे हैं? मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूं एंड यू आर लर्निंग द कंसेप्ट्स। आप लर्नर्स हो गए, आप कंज्यूमर्स हो गए। तो ये जो इकोनॉमी है ना, ये हम तुम जैसे लोगों से बनी होती है, जहां पे कुछ लोग प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, कुछ लोग कंज्यूमर्स हो जाते हैं, कुछ लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हो जाते हैं। तो ऐसी जो कैटेगरी है उनमें हर प्रकार के लोग होंगे। ये जब हर प्रकार के लोग, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं प्यारे प्यारे से हंसते मुस्कुराते हुए, जब ये लोग किसी इकोनॉमी में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, मतलब जब कोई एक्शन कर रहे होंगे, मैंने आपसे कोई कमोडिटी खरीदी और उसके बदले मैंने आपको पैसे दे दिए। आप डॉक्टर हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, आपने मुझे कोई सर्विस दी, कोई कंसल्टेंसी दी और मैंने आपको उसके पैसे दे दिए। बस इन लोगों के जो ये एक्शंस है ना, इन सब का ही समूह, इन सब के एक्शन से बनती है इकोनॉमी। समझ रहे हैं? इकोनॉमी मतलब कोई ऐसी चीज नहीं हो गई कि भाई आप किसी एक आइसोलेटेड प्लेस में जाके बैठ गए। क्या वो इकोनॉमी होगी? इकोनॉमी कब होगी? जब ऐसे लोग आपस में कुछ ना कुछ एक्शंस कर रहे होंगे। ठीक है, पहली चीज ये समझनी है। दूसरी चीज आपको बुक में जाने के पहले जो आपको समझना है वो ये है कि जब हम इकोनॉमी में हैं तो हम कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे मैम। हम इकोनॉमी का पार्ट हैं। ये लोग कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्रोड्यूसर्स लोग, कंज्यूमर लोग, सर्विस प्रोवाइडर कर रहे हैं ना। वर्ब कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है मैम। तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्टिविटी कहेंगे। तो एक्टिविटी भी ना दो भागों में डिवाइडेड होती है। क्या क्या? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। डरने की बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, मैं सब समझा रही हूं। ये मत सोचना कि अरे बड़े बड़े शब्द आपके सर पे आके से फूट रहे हैं। एकदम अभी हम लोग एकदम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, बुक में भी जाने के हैं। बुक में जब जाएंगे तो सब हरबे हथियार एम्यूनिशंस के साथ जाएंगे। ये बुक ने कंसेप्ट आपके सामने रखे और आपने कहा ये तो हमें ऑलरेडी पता है। इस कॉन्फिडेंस के साथ हम बुक को रिफर करेंगे। पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है? तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझने के लिए आपको सुनना पड़ेगा स्टोरी, या समझ कह लीजिए एक एग्जाम्पल। अब समझ लीजिए नंदू नाम का एक व्यक्ति है। वो सुबह सुबह उठा और इस बालकनी में गया। उसने देखा अरे वाह इतनी अच्छी सुबह हो रही है। उसने सोचा क्यों नहीं मैं बालकनी में आके ब्रश करता हूँ। चिड़ियाओं की आवाज है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो वो ब्रश उसमें टूथपेस्ट लगा के ले आया और मस्त बालकनी में खड़े होकर ब्रश करने लग गया, लोगों को देखते हुए, हाय हेलो करते हुए। ठीक है, सामने वाली बालकनी में एक प्यारा सा बच्चा कैसे खेल रहा था सुबह उठ के, छोटा सा एकदम। ठीक है, अब नंदू ने क्या किया? नंदू ने उसको देखा तो जो हमारा पहला रिएक्शन होता है बच्चों को देख के हम क्या करते हैं? पिकाबू ता ऐसे करने लगते हैं, या कुछ तो भी फेस बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके ब्रश करने लगेंगे। तो उससे क्या हुआ कि बच्चे को हंसी आने लग गई, बच्चा एंगेज हो गया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद नंदू अंदर गया। जब उसको लगा कि अब बहुत सारा उसके मुंह में भर चुका है टूथपेस्ट, अब उसको अंदर चले जाना चाहिए इससे पहले वॉमिटिंग हो जाए, तो नंदू ने उसको बाय किया और अंदर चल दिया। ठीक है, एक स्टोरी खत्म। दूसरी स्टोरी में आते हैं। नंदू उठा, तैयार हुआ,
नाश्ता वाश्ता किया और घर से बाहर निकल गया। ठीक है, नंदू का जो जॉब था वो था बेबी सिटर का। बेबी सिटर मतलब कौन? जो लोग वर्किंग होते हैं, जो पेरेंट्स बच्चे के टाइम के साथ पूरे टाइम नहीं रह पाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं कुछ लोग कि 3-4 घंटे आप बच्चे का ख्याल रखिए, तो उनको हम बेबी सिटर कहते हैं। नंदू का जॉब भी क्या था? बेबी सिटर का था। नंदू गया और आगे जाके 2-4 घर छोड़ के वो गया और वहां पे उसका काम था बेबी सिटर का। वो वहां गया, वो बच्चे को खिला रहा है और ऐसे ता ता कर रहा है और उसको हंसा रहा है। पर अब जब वो बेबी सिटर की तरह कहीं पे काम कर रहा है, तब उसको क्या मिल रहे थे? 1000 रुपए पर मंथ। फर्क समझिए। जब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी ना, जब वो सुबह उठा था और मौसम का आनंद लेते हुए जब वो ब्रश कर रहा था और जब उसको छोटा सा बच्चा दिख गया था और उस बच्चे को उसने हंसाया था, तब ही वॉज नॉट गेटिंग पेड फॉर इट। ही वॉज नॉट गेटिंग पेड फॉर इट, मतलब उस एक्शन के लिए उसे कोई पैसे नहीं मिल रहे थे। पर 3 घंटे बाद जब वो तैयार होकर अपने घर से निकला अपनी जॉब के लिए, उसकी जॉब क्या थी? ही वॉज अ बेबी सिटर, तब उसको 1000 रुपए पर मंथ मिल रहे थे, सेम चीजों के लिए, सेम एक्शंस के लिए। तो जब भी कभी किसी एक्टिविटी में मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? मनी का। ध्यान से देखो, ये आगे तक काम आएगा। जब भी किसी एक्टिविटी में मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो एक्टिविटी हो जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर वही सेम एक्टिविटी में अगर किसी प्रकार का मनी इन्वॉल्व नहीं है तो उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आया? तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स में आप कौन सी टाइप की एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं? जो कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड होती हैं। तो व्हाट इज बेसिकली इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स ह्यूमंस के, ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक्स ह्यूमंस के उन एक्टिविटीज की स्टडी है, उन एक्टिविटीज की स्टडी है जहां पे क्या इन्वॉल्व है? मनी इन्वॉल्व होती है। मैम समझ में आ रहा है? ह्यूमंस की उन एक्टिविटीज की स्टडी जहां पे कहीं ना कहीं मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। और उन एक्टिविटीज को हमने किस फिल्टर में डाल रखा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब चाहे आपको 1 रुपए मिले, चाहे आपको 2 रुपए मिले, चाहे आपको 20,000 रुपए मिले, या वॉट एवर मे बी द अमाउंट, 2 करोड़ 20 करोड़ जितना भी, ठीक है? इतना समझ में आया सबको? क्लियर है यहां तक कंसेप्ट? ठीक है। अब आ जाते हैं वापस माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का मतलब तो हमको समझ गया, अब बात करते हैं माइक्रो का मतलब क्या होता है। 10th तक आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में सुना है? माइक्रो, सूक्ष्म। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, छोटा। तो व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? इतने सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स जिनको हम बेयर आंखों से नहीं देख पाते थे, तो माइक्रोस्कोप लेके बैठते थे उन्हें देखने के लिए। तो माइक्रो मतलब क्या? छोटा। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या? जब इकोनॉमिक्स की ये स्टडीज को, जो एक्टिविटी का हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी हमने देखा था, जिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जब हम उन्हें बहुत छोटे लेवल या छोटे स्तर पे लेके चलेंगे, तब वो क्या हो जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसी का एक ब्रदर कंसेप्ट होता है जिसका मतलब होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ something which involves a group or which is done at a large scale। समझ रहे हैं? तो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या हुआ? माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल और अ यूनिट। एक किसी इंडिविजुअल के बारे में जब हमने बात करी, मतलब सिर्फ नंदू, तो ये क्या हो गया?
माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा? जब हम स्टडी ऑफ ऑल दी पर्सन्स, नंदू जैसे सारे लोग जो कुछ ना कुछ काम करते हैं, जब हम उनके बारे में बात करेंगे, मतलब पूरे नेशन में जितने भी लोग काम करते हैं, जब हम उनके बारे में बात करेंगे तब वो क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करेंगे, एक किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात करेंगे, जैसे हमने एग्जांपल में बोला टाटास, रतन टाटा के बारे में हम बात कर रहे हैं, टाटा इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। पर अगर हम ये कहें कि हम सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तब वो क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के बारे में बात करेंगे, सिर्फ TCS एक इकलौती कंपनी, तो वो क्या है? माइक्रो। पर जब हम सारी आईटी कंपनीज के बारे में बात करेंगे, इन्फोसिस, TCS एंड सो फोर्थ, तो वो क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर है? व्हाट इज माइक्रो, व्हाट इज मैक्रो? तो अब फाइनली अब बुक खोलने का टाइम आ गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या बात करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में। मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे कैसा केक पसंद है, मुझे कौन सा फ्लेवर पसंद है, मुझे मेरी इनकम कितनी है, मेरी स्पेंडिंग कितनी है, मुझे कौन कौन से कलर की ड्रेसेस खरीदनी है, मेरी इनकम के हिसाब से मेरी डिमांड कितनी होगी, मतलब डिमांड का कंसेप्ट आगे आएगा, उसका एक निश्चित मीनिंग है, अभी सिर्फ ओवरव्यू समझना है कि भाई मेरी इतनी इनकम है तो मैं इतने कपड़े खरीद सकती हूँ, इसके साथ साथ मैं मैचिंग सैंडल खरीद सकती हूँ, अरे यार मुझे तो एग्जाम की फीस भरनी है तो मेरे को ये भी इसके लिए भी पैसा निकाल के रखना है। ये सारे डिसीजंस सिर्फ मैं अदिति पंत अपने आप को ध्यान में रख के ले रही हूँ। तो ये किसकी स्टडी का पार्ट होगा, किस फील्ड का पार्ट होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर जब देश की पूरी जनता ये सोच रही है, ये जब हम पूरे देश की पूरी जनता का स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड करते हैं कि जनता की डिमांड क्या है, जनता किस टाइप का फैशन चाहती है, जनता क्या टाइप के फूड पसंद करती है, बेवरेजेस पसंद करती है, पूरे के पूरे सिटीजन्स, पूरे के पूरे पीपल इन अ कंट्री, ये जब हम इनकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? मैक्रो। क्लियर? आ जाते हैं अब बुक में। सबसे पहले हम यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बता दूं, मैं आपको NCERT पूरी कवर कराऊंगी, इसके अलावा आपको कई सारे नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेंगे, बहुत सारे और भी मैं स्पेशल डॉक्यूमेंट्स भी आपको दूंगी, नोट्स बना के दूंगी, पर हम NCERT को वर्ड बाय वर्ड कंप्लीट करेंगे। ठीक है? उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई नया कंसेप्ट आपके सामने आ जाता है, कोई और रेफरेंस बुक देख के, तो आप मुझसे कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। आई एम गारंटिंग यू, आई एम कमिटिंग इट टू यू कि मैं आपको वो कंसेप्ट समझा दूंगी। ठीक है? तो चालू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, इंट्रोडक्शन। Think of any society. People in the society need many goods and services, including food, clothing, shelter, transport facilities like roads and railways, postal services, and various other services like that of teachers and doctors. अभी मैंने आपको कहा था बुक जाने के पहले आपके दिमाग में खुद फंडा क्लियर होना चाहिए। अभी हमने सोचा था ये बात कि एक सोसाइटी में कितने प्रकार के लोग रहते हैं। भाई हमको अलग अलग टाइप की नीड्स होती हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जो ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमें फूड लगता है, क्लोथिंग लगता है, शेल्टर लगता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लगती हैं, रोड्स, रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज लगती हैं, एंड अदर सर्विसेज लाइक दैट ऑफ टीचर्स एंड डॉक्टर्स। लगता है कि नहीं लगता है? डेली बेसिस में आप सोचिए एक दिन में कितनी ऐसी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन यू ओपन योर आईज, तब से हम चीजें इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। बल्कि जब हम सो रहे होते हैं ना, तब भी हम कुछ ना कुछ चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे पंखा चल रहा होता है, AC या कूलर चल रहा होता है, बेडशीट होती है, बेड होता है, कितनी चीजें होती हैं। In fact, the list of goods and services that any individual needs is so large that no individual in society to begin with has all the things she needs. एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को तुम कह दो कि क्या तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, ना यू डोंट हैव एनी वांट्स, ऐसा नहीं हो सकता। आप अभी कहेंगे अरे मैम बिल्कुल हो सकता है, हमें बस ये दे दो, हो जाएगा। हमें द मोमेंट, दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी,
ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आपने मैंने जैसे बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट की बुक्स भी पढ़ रखी, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। जब मैं एमए भी कर रही थी इकोनॉमिक्स में, तब भी मैं ऐसी अदर बुक्स पढ़ती रहती थी। तो उसमें हमने एक ही चीज पढ़ी और हमने अपने ऊपर इस चीज को आजमा के देखा। जब हमें कोई एक पर्टिकुलर चीज मिल जाती है ना, इमीडिएटली हमें कोई दूसरी चीज चाहिए होती है। हमें अगर मोबाइल मिल जाएगा तो हमें साथ में हेडफोन्स चाहिए, तार वाले हेडफोन्स आ गए तो हमें ब्लूटूथ हेडसेट चाहिए, फिर हमें ब्लूटूथ हेडसेट मिल गए तो फिर हम कहाँ इतने सारे गाने स्टोर करेंगे, क्या करेंगे, तो फिर हमें उसमें ज़्यादा मेमोरी चाहिए, फिर हमें अच्छा कैमरा चाहिए। ऐसी ये जो लिस्ट होती है ना, ये नेवर एंडिंग होती है। ये तो सिर्फ एक चीज़ कैमरे से रिलेटेड एक्सेसरीज की मैंने बात करी। थिंक ऑफ योरसेल्फ एंड द थिंग्स यू नीड इन अ डे। सोच के देखो, ब्रश चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, टॉवल चाहिए, हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश, बॉडी वॉश, कितनी चीजें। अभी तक तो हम पूरा नहा भी नहीं पाए हैं, तब तक हमने कितनी चीजें इस्तेमाल कर ली हैं। फिर आपको खाने के लिए, सर्वाइवल के लिए चीजें चाहिए, एंड दैट इज अ गुड पॉइंट। कोई बुराई नहीं है इसमें, ये अच्छी चीज है। पर इससे ह्यूमन साइकोलॉजी का पता चलता है कि कभी भी कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिसकी सारी इच्छाएं की पूर्ति हो गई है। एक्सेप्शंस आर देयर। आप कहेंगे मैम साधु संत लोग होते हैं, हाँ, उस पर हम आएंगे बाद में, अभी नहीं, उसमें हम बाद में डिस्कशन करेंगे। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो उसके वांट्स कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते, वो लिस्ट आउट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार हमें कोई नई चीज की जरूरत होने लगती है। Every individual has some amount of only a few of the goods and services that she would like to use. A family may own a plot of land, some grains, farming implements, maybe a pair of bullocks, and also the labor services of the family members. एक फार्मर के पास भाई एक लैंड है, उसके घर में ही जो लोग हैं वही लेबर की तरह काम कर लेंगे, ठीक है। उसके पास फूड ग्रेन से रिलेटेड सारी सुविधाएं उसके पास है, मतलब सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि ग्रेन या फूड से रिलेटेड है। खुशी की बात है भाई, वो दाल चावल में अपना गुजारा उसका हो जा रहा है। पर व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स विच अ फार्मर इज यूजिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम? A weaver may have some yarn, some cotton and some other instruments required for weaving cloth. A teacher in the local school has the skills required to impart education to the students. Some other in the society may not have any resource excepting their own labor services. अबे टीचर के पास उसके स्किल्स हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास स्किल के अलावा और कुछ भी नहीं है, मतलब दे आर जस्ट लेबर्स। वो दिन भर काम कर देंगे आपके लिए एंड देन they'll be demanding some money, क्योंकि उसके अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं है। Each of these decision-making units can produce some goods or services by using the resources that it has and use part of the produce to obtain the many other goods and services which it needs. For example, the family farm can produce corn, use part of the produce for consumption purposes, and procure clothing, housing and various services in exchange for the rest of the produce. अब जैसे वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर किसी के पास फार्म है, किसी फार्मर के पास, और वो कॉर्न प्रोड्यूस करता है या कोई भी ग्रेन प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या कर सकता है कि भाई ग्रेन देके, एक मिनट, ग्रेन के को एक्सचेंज करके वो अदर क्लोथिंग या शेल्टर के लिए हाउस या कोई भी अदर सर्विसेज क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। कुछ ग्रेन तो वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखेगा, कुछ ग्रेन जो भी उसका प्रोड्यूस है, मान लीजिए यहाँ पे कॉर्न है, तो कुछ तो वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसको रखेगा और बचे को क्या कर देगा, एक्सचेंज कर देगा। क्या चीज लेगा उसके बदले में? क्लोथिंग, हाउसिंग, सर्विसेज और कोई भी ऐसी चीज जिसकी उसको जरूरत है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा कॉर्न या एक्स्ट्रा ग्रेन है वो तो वैसे भी उसके लिए एक समय के बाद खराब हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, इस एक्स्ट्रा ग्रेन के बदले जो उसके पास एक्स्ट्रा है, इसको एक्सचेंज करके इन सारी चीजों को खरीद लेगा। ठीक है। Similarly,
The weaver can get the goods and services that she wants in exchange for the clothes she produces in her yarn. The teacher can earn some money by teaching students in the school and use the money for obtaining the goods and services that she wants. अब जो टीचर है वो क्या करेगी भाई, वो पढ़ा रही है तो उससे उसको अर्निंग हो रही है, और जो अर्निंग हो रही है उससे वो अपनी नेसेसिटी के सामान खरीद सकती है, सर्विसेज प्रोक्यूर कर सकती है. Each individual can thus use her resources to fulfill her needs. It goes without saying that no individual has unlimited resources. ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि जो हमारे resources हैं वो क्या होते हैं. लिखिए, resources are limited. मतलब जो भी हमारे पास resources हैं, मतलब monetary resources हैं, वो क्या हैं? Resources are लिमिटेड. पैसे का पेड़ नहीं है हमारे पास कि जब हमने पैसा तोड़ा, जब हमारी मर्जी हुई हम गए सामान ले लिया हमने, ऐसा नहीं है. ठीक है. It goes without saying that no individual has unlimited resources compared to her needs. The amount of corn that the family farm can produce is limited by the amount of resources it has. अरे भाई, यहाँ पे जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, कॉर्न उतना ही प्रोड्यूस हो सकता है जितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं. मतलब अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम बीज कैसे खरीदेंगे, सीड्स कैसे खरीदेंगे, फर्टिलाइजर्स कैसे खरीदेंगे, लैंड कहाँ से लाएंगे. अगर ये सारी चीजें हमारे पास नहीं है तो भाई कॉर्न कैसे होगा? नहीं हो सकता. The amount of corn that a family farm can produce is limited by the amount of resources it has, and hence the amount of different goods and services that it can procure in exchange of corn is also limited. As a result, the family is forced to make a choice. अब यहाँ पे important है, हाईलाइट करेंगे. As a result, the family is forced to make a choice between different goods and services that are available. मतलब कि जो फैमिली है उसे क्या करना पड़ेगा? उसे चूज करना पड़ेगा. क्या चूज करना पड़ेगा? कि ये रिसोर्सेस को वो कहाँ अप्लाई करे. अगर मेरे पास 1000 रुपए हैं और मुझे मेडिसिन भी खरीदनी है, मुझे बुक्स भी खरीदनी है, मुझे ट्यूशन फीस भी पे करना है, और मुझे अपनी बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट करनी है, मैं इस लिमिटेड रिसोर्सेज 1000 रुपए को कैसे इन सारों के बीच डिवाइड करूं? मुझे क्या करना पड़ेगा? चॉइस करना पड़ेगा कि कौन सी चीज प्रायोरिटी में करनी है और कौन सी चीज को अभी हम ठहरा सकते हैं. ठीक है. It can have more of a good or service only by giving up some amounts of other goods or services. अगर मेडिसिन बुक्स और ट्यूशन फीस अगर इम्पोर्टेंट है तो बर्थडे पार्टी के सेलिब्रेशन में यूज होने वाली मनी को हम इन 3 के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. ऐसा कई बार हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है. For example, if the family wants to have a bigger house, it may have to give up the idea of having a few more acres of arable land. मतलब अगर फैमिली को एक बड़ा हाउस चाहिए तो ऐसे में उसे क्या करना पड़ेगा? वो लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है, उसका मतलब होता है एरेबल लैंड, जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है. द लैंड विच इज अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. ऐसे किसी कल्टीवेबल लैंड को क्या करना पड़ेगा? छोड़ देना पड़ेगा. जब वो उनको छोड़ेंगे, उनको सेल करेंगे, तभी वो बिगर हाउस ले सकते हैं. आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाए ऐसा नहीं होता. If it wants more and better education for the children, it may have to give up some of the luxuries of life. Parents कई बार कुछ luxuries of life को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, sacrifice कर देते हैं ताकि बच्चों को अच्छी education मिल सके. The same is the case with all other individuals in society. Everyone faces scarcity of resources. हर किसी के पास resources abundance में नहीं है. उनके पास resources limited हैं. And therefore has to use the limited resources in the best possible way to fulfill their needs. और इसलिए उनको best possible manner में यूज करना पड़ता है रिसोर्सेज को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई कर सके. In general, every individual in society is engaged in the production of some goods or services, and she wants a combination of many goods and services, not all of which are produced by her. हमें एक दिन में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है. क्या हम सारी चीजें खुद से प्रोड्यूस कर लेते हैं? क्या नहीं.
Needless to say that there has to be some compatibility between what people in society collectively want to have and what they produce. और ये कोई बात कहने की वैसे नहीं है, पर फिर भी मेरे को आपको समझाना है, मैं आपको समझाऊंगी कि हमको जो सोसाइटी में लगने वाली चीजें होती हैं वो एकाएक हम सब इंडिविजुअल्स की जो नीड है वो एक तरह की तो होती हैं। चावल सभी को चाहिए, गेहूं सभी को चाहिए, चीनी, नमक, कपड़े, होम, जूते, मोबाइल, ये सारी चीजें सबकी कॉमन ही हैं। आप बोलेंगे मैम कईयों के पास महंगा मोबाइल है, कईयों को सस्ता मोबाइल है, वो एक अलग तथ्य है। मोबाइल तो मोबाइल है, कईयों को ज्यादा महंगा हैंडसेट पसंद आता है, कईयों को कम सस्ता वाला भी चल जाता है, ठीक है। तो उसके क्वालिटी और उसके मॉनिटरी जितना उसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसमें फर्क हो सकता है, पर हम सभी को प्रायः एक तरह की चीजों की ही जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, द टोटल अमाउंट ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस्ड बाय फैमिली फार्म अलॉन्ग विद द अदर फार्मिंग यूनिट्स इन अ सोसाइटी मस्ट मैच द टोटल अमाउंट ऑफ कॉर्न दैट पीपल इन द सोसाइटी कलेक्टिवली वांट टू कंज्यूम। इफ पीपल इन द सोसाइटी डू नॉट वांट एज मच कॉर्न एज द फार्मिंग यूनिट्स आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कलेक्टिवली, अ पार्ट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ दीज यूनिट्स कुड हैव बीन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सम अदर गुड्स और सर्विसेज। अब मान लीजिए, एक एग्जाम्पल समझिए, ऐसे नहीं, पूरा एग्जाम्पल लेके समझेंगे। कैसे मैम? मान लीजिए एक सोसाइटी में, यहाँ पे हाइपोथेटिकल एक अजम्पशन, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक सोसाइटी में 1000 kg कॉर्न की डिमांड है, जरूरत है, पर जो भी लोग कॉर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं एक सोसाइटी में, मान लीजिए 5 लोग क्या करते हैं, कॉर्न प्रोड्यूस करते हैं। इन लोगों का कलेक्टिव आउटपुट होता है 1500 किलो, ठीक है। जरूरत सिर्फ 1000 kg की है, सप्लाई हो रहा है 1500 किलो, तो ये 500 किलो वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? वेस्ट हो गया ये तो। अब क्या करें? तो ऐसे में इकोनॉमिक्स हमें ये समझाता है कि भाई अगर आपको ये 500 किलो वेस्ट जा रहा है तो इससे अच्छा कॉर्न के बदले वीट प्रोड्यूस कर लो। आप अपने रिसोर्सेस को क्या चीज के प्रोडक्शन में इन्वेस्ट कर दोगे, डाल दोगे? वीट के प्रोडक्शन में, रेदर देन प्रोड्यूसिंग कॉर्न, क्योंकि कॉर्न प्रोड्यूस करने वाले लोग ऑलरेडी मार्केट में बैठे हुए हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो क्या डिसीजन लेगा कि मैं कॉर्न प्रोड्यूस न करके क्या प्रोड्यूस करूंगा, वीट प्रोड्यूस करूंगा। इससे रिसोर्सेस का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा और लोगों तक वीट भी पहुंच जाएगा, उसको प्रॉफिट भी होगा। अब ये तो हो गई एक सिचुएशन, पर ऐसा भी तो हो सकता है इसका रिवर्स हो जाए, मतलब कॉर्न जो डिमांड किया जा रहा है वो है 1000 किलो, पर जो एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है वो 1500 किलो न होके कितना हो रहा है, सिर्फ 800 किलो। तो मतलब अभी भी 200 किलो का डिफरेंस रह जाएगा बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर कोई पर्सन जो प्रोडक्शन ऐसे किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहा है जो ऑलरेडी अबंडेंस में है, तो उसको क्या करना चाहिए, वो चीज ना प्रोड्यूस करते हुए उस चीज का, उस कमोडिटी का प्रोडक्शन करो जिसको एक्चुअली जनता डिमांड कर रही है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, if people in the society want more corn compared to what the farming units are producing collectively, the resources used in the production of some other goods and services may be reallocated। अभी हमने बात करी ए गुड प्रोड्यूस करने से अच्छा आप क्या करो, बी गुड प्रोड्यूस करो, क्योंकि बी गुड की डिमांड अभी मार्केट में बनी हुई है। अगर आप डिमांड को पूरा करेंगे तो ऑब्वियसली लोग आपसे आपका सामान खरीदेंगे, आपको उससे प्रॉफिट होगा। Reallocated to the production of corn. Similar is the case with all other goods and services. Just as the resources of an individual are scarce, the resources of the society are also scarce in comparison to what the people in the society might collectively want to have. हमेशा याद रखना, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ एज अ कंज्यूमर, कल हमने पढ़ा था, रुक जाओ, अच्छी सी जो फोटो बनाई थी मैंने उसमें जाने दो, ये सिर्फ कंज्यूमर्स के पास ही रिसोर्सेज स्कार्स नहीं है। हम कंज्यूमर्स ही सिर्फ इस चीज से प्रताड़ित नहीं है कि हमारे रिसोर्सेस स्कैर्स हैं, बल्कि जो प्रोड्यूसर है ना उसके रिसोर्सेस भी क्या हैं, स्कैर्स हैं। वो भी सेम प्रॉब्लम से डील कर रहा होता है, ठीक है।
any allocation of resources of the society would result in the production of a particular combination of different goods and services. The goods and services thus produced will have to be distributed among the individuals of the society. The allocation of the limited resources and the distribution of the final mix of goods and services are two of the basic economic problems faced by society. हाईलाइट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ये मुख्यतः बहुत इंपॉर्टेंट एक दो प्रॉब्लम्स हैं जो कि सोसाइटी के द्वारा फेस किए जाते हैं। क्या क्या? एलोकेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, कि जो हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं उन्हें हम किस तरह से बेस्ट पॉसिबल मैनर में डिवाइड करें कंजम्पशन के लिए या प्रोडक्शन के लिए। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हुए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसा हो। ठीक है, इससे ही आगे जो हमारा कंसेप्ट है, इस स्टेटमेंट के बाद ही हमारा अगला जो मेन कंसेप्ट और टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं। क्या? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अमंग द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। ये याद आ रहा है, हमने यहाँ पे पढ़ा था प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सर्विस प्रोवाइडर, ये तीन ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि मेन पिलर्स हैं किसी इकोनॉमी को बनाने के लिए। इन द कोर्स ऑफ दीज बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज एवरी सोसाइटी, देखो हर जगह स्कैरसिटी का प्रॉब्लम है, एवरी सोसाइटी हैज टू फेस स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इट इज द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसीलिए हमें चॉइस करना पड़ता है। अरे अगर हमारे पास करोड़ों रुपए होते तो क्या हमें इन चारों के बीच में चॉइस करना होता था? हम चारों चीजें कर लेते, पर ऐसा होता है क्या? नहीं। वी हैव टू चूज, कोई एक चीज को सैक्रिफाइस करके दूसरी चीज हमें करनी पड़ती है। ठीक है, The scarce resources of an economy have competing usages. In other words, every society has to decide on how to use its scarce resources. The problems of an economy are very often summarized as follows. तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको जनरली कुछ इस तरह से समराइज किया जाता है। सबसे पहले what to produce and in what quantities. सबसे पहला और सबसे मेजर क्वेश्चन, क्या प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में। ठीक है, इसको समझने के लिए हम प्यारे से डायग्राम बनाएंगे, ऐसे नहीं समझेंगे, प्यारा सा डायग्राम बनाना बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, आ जाते हैं। पहली हमारी प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रोड्यूस करना है। ऐसे समझ के देखो, ये है ये है इंडिया, ये है कोई वेस्टर्न कंट्री, बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अब यहां पे जब इंडिया में जनरली जब शादियां होती हैं, कैसा माहौल होता है? लाल कलर, पीला कलर, ऐसे गेंदे के फूल लगे हुए हैं, लाल लाल रोज पेटल्स बिछे हुए हैं, बूंदी के लड्डू आ रहे हैं पीले पीले बड़े बड़े, एकदम ऐसे चमकदार माहौल होता है एकदम ऐसे मजा आ जाए मतलब आंखों को देख के। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं चमकदार। कितना अच्छा लग रहा है लिखने में। अब जब वेस्टर्न कंट्री में शादी होती है, उनके वहां जनरली वाइट फ्लावर्स, लिलीज और इस तरह के जो डेकोरेशन होते हैं जो कि थोड़े सटल और इंग्लिश कलर्स जिनको कहा जाता है, इस तरह के उनके जो कपड़े भी होते हैं वो ब्लैक और वाइट होते हैं। ठीक है, तो यहां पे है ब्लैक एंड वाइट। ठीक, अब आप ऐसा इमेजिन करिए कि अगर इंडिया में कोई शादी होनी है और जहां पे शादी का सारा सामान मिलता है उस मार्केट में वाइट कलर के फ्लावर्स मिल रहे हैं, वाइट कलर के ड्रेसेस मिल रहे हैं, तो क्या इस मार्केट में जाके आप सामान खरीदोगे क्या? बताओ मुझे।
आपके घर वाले क्या इस मार्केट में जहां पे ऑफिशियली शादी का सामान मिलना चाहिए वहां पे वाइट फ्लावर, वाइट ड्रेसेस, ऐसे सारे कलर के चीजें मिल रही हैं, क्या आप यहां से इस सामान को खरीदोगे क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे वहां ये जो व्हाइट कलर का कपड़ा पहनना या ये सारी चीजें एक दुख के माहौल में पहनी जाती हैं। ठीक है, आ जाते हैं वेस्टर्न कंट्री में। अगर यहाँ पे जाके आप ऐसे कपड़े बेचते हो या ऐसे फ्लावर्स बेचते हो जनरली जो जिससे वो डेकोरेशन नहीं करते हैं, लाल पीले कलर के ऐसे आप कपड़े अगर वहां पे सेल करते हैं, तो क्या ये लोग उन कमोडिटीज को खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। इसमें कुछ गलत या सही नहीं है, बस अपने कल्चर की बात है। दिस इज द कल्चरल डिफरेंस। तो मतलब इससे हमें क्या समझा कि एक छोटे से कल्चरल डिफरेंस के कारण हमें क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है के बीच में फर्क आ जाता है। तो सोचो ऐसे कितने सारे और पैरामीटर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कंज्यूमर क्या खरीदेगा या क्या नहीं खरीदेगा। ये तो सिर्फ हो गया पहनावा। अब आप सोचिए जो इंडियन वेडिंग है वहां मिल रहे हैं गुपचुप, तो क्या जब वेस्टर्न कल्चर में अगर वहां पे वेस्टर्न कंट्री में कोई शादी हो रही वहां पे गुपचुप लगेगा? नहीं लगेगा भाई स्टॉल में। यहाँ पे और अलग अलग प्रकार के डिशेज होती हैं, अलग अलग प्रकार के बेवरेजेस होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, उनके कल्चर के हिसाब से उनके डेजर्ट्स वगैरह सब कुछ अलग होते हैं। तो क्या अगर हम ऐसे कंट्री में जाके इस प्रकार का अगर एब्सर्ड प्रोडक्ट मेन उनके फंक्शन के लिए सेल करने की उम्मीद रखते हैं तो क्या वो उसे खरीदेंगे? नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि एज पर दी नीड ऑफ द कंज्यूमर प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में। अब चलो ये मान लेते हैं एक और चीज, अब आप इंडिया में सही चीज सेल कर रहे हो। अब वापस से नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया में आपको कोई शादी का एक ऐसा आपका मार्केट है जहाँ पे आप सारी शादी के सारे चीजें सेल करते हो। वेस्टर्न कंट्री में भी ऐसा एक मार्केट है जहाँ पे वेडिंग के रिलेशन में, मैरिज के रिलेशन में जो भी चीजें हैं वो अप्रोप्रिएट चीजें मिलती हैं। ट्यूलिप्स, लिलीज एंड ऑल आर अवेलेबल इन द वेस्टर्न कंट्री एंड एज फार एज इंडिया इज कंसर्न यू आर गेटिंग गेंदे का फूल, मिठाई विठाई एंड ऑल यू आर गेटिंग। ठीक है, पर डिमांड थी 1000, आपने प्रोड्यूस कर दिया 10,000। वो जो 9,000 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है उसमें जितने भी रिसोर्सेज लगे, लेबर लगा, कैपिटल लगा, वो सब वेस्ट हो गया कि नहीं? बिल्कुल। तो दो प्रॉब्लम होती हैं। सबसे पहला क्या प्रोड्यूस करना है, सेकेंड क्वेश्चन कितनी क्वांटिटी में, मतलब इन व्हाट क्वांटिटी। समझ में आया? पढ़ते हैं एक बार। Every society must decide on how much of each of the many possible goods and services it will produce, whether to produce more of food, clothing, housing or service or to have more of luxury goods, whether to have more agricultural goods or to have industrial products and services, whether to use more resources in education and health or to use more resources in building military services। ये सारे क्वेश्चंस क्या चीज को आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। प्रोड्यूस करने के बाद भी अगर वो कंज्यूम नहीं हुआ तो देन दैट इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। Whether to have more of basic education or more of higher education, whether to have more of consumption goods or to have investment goods like machine, which will boost production and consumption tomorrow। भाई अब वो अलग अलग क्वेश्चन पोस्ट कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाए कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाए, एजुकेशन प्रोवाइड करें, मिलिट्री सर्विसेज के लिए लोगों को तैयार करें, नॉर्मल कंजम्पशन गुड्स का प्रोडक्शन करें कि इन्वेस्टमेंट गुड्स जैसे असेट्स, बड़े बड़े फर्नीचर्स, मशीनरीज का प्रोडक्शन करें। क्या करेंगे, कैसे डिसाइड होगा? अब एक तो हो गया कि क्या प्रोड्यूस करें और दूसरा कितनी क्वांटिटी में। ये एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को दिमाग में रखना, इसका आंसर थोड़ी देर में हमको मिलेगा। कैसे मिलेगा? एक जादू की छड़ी घुमाएंगे अपन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नाम की, और इन सारे जो क्वेश्चन है इनका आंसर हमें मिल जाएगा। पर अभी वो जादू की छड़ी घुमाने के पहले प्रॉब्लम क्या है वो तो समझ लें। दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है? हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड? प्रोडक्शन। अब चलो ये तो तय हो गया कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है पता है? हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, मतलब कैसे प्रोडक्शन होगा। हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, मतलब
लेबर्स ज्यादा इस्तेमाल करने पड़ेंगे कि मशीन्स ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेंगी? अगर किसी देश में, किसी रीजन में लेबर्स ज्यादा हैं तो क्या यूज करा जाना चाहिए? लेबर्स ज्यादा यूज किए जाने चाहिए। इससे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनके हाथों में इनकम आएगी। उनको इनकम मिलेगी तो डेवलपमेंट होगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई देश, कोई रीजन, कोई ऐसा स्टेट जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, वो क्या करेगा? वो मशीन्स का इस्तेमाल करेगा। ज्यादा मशीन इस्तेमाल करेगा तो एफिशिएंसी होगी प्रोडक्शन में, क्योंकि लैग कम होगा, टाइम कंजम्पशन कम होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जुडिशियस मिक्स होता है, जहां लेबर प्लस मशीन्स दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं। Every society has to decide on how much of which of the resources to use in the production of each of the different goods and services, whether to use more laborers or more machines. अभी हमने पढ़ा हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारे इंडिया में लेबर अवेलेबिलिटी बहुत है, तो हम क्या करते हैं? ज्यादातर लेबर्स का इस्तेमाल भी करते हैं। मशीन्स का तो होता ही है, साथ में लेबर्स को भी एम्प्लॉयड करते हैं। नहीं करेंगे तो कहाँ जाएगी इतनी जनता? कैसे कमाइए? डेवलपमेंट कैसे होगा? ठीक है। पर ऐसी किसी कंट्री में जहां पॉपुलेशन कम है, वो क्या करते हैं? मशीन्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। विच ऑफ द अवेलेबल टेक्नोलॉजीज टू अडॉप्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द गुड्स? तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमें सोचना पड़ता है। तीसरा, फॉर हुम आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड? कंजम्पशन करने कौन वाला है? किसके लिए प्रोडक्शन हो रहा है? तो ये तो आंसर एक ही है इसका कि कंज्यूमर्स के लिए। फिर हम वहीं पे वापस आ जाते हैं, क्या उन कंज्यूमर्स को इन गुड्स की जरूरत है? पढ़ते हैं। हु गेट्स हाउ मच ऑफ द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी? अरे जरूरत तो लोगों को बहुत है कमोडिटीज की। मतलब एक गरीब को भी खाने की जरूरत है, अमीर को तो है ही, गरीब को क्या जरूरत नहीं है? पर क्या उसके पास उतने रिसोर्सेज हैं कि वो उन चीजों को कंज्यूम करने के लिए उतनी इनकम ला सके? ये भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे आपने तो प्रोड्यूस कर दिया, 1000 रुपए किलो में नमक दे दिया, 1000 रुपए किलो में आपने कोई चीज दे दी, पर क्या वो कंज्यूम कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। अभी हम आगे इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होते जाने वाला है धीरे धीरे, इसलिए बिल्कुल भी एक भी शब्द मिस नहीं करना है। कहीं पे कुछ मिस हो गया है, वीडियो पॉज करके पहले पीछे का जो भी है वो बैकलॉग कवर करो और उसके बाद आगे बढ़ना। यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग होती जाएंगी चीजें। How should the produce of the economy be distributed among the individuals in the economy? Who gets more and who gets less? Whether or not to ensure a minimum amount of consumption for everyone in the economy? Whether or not elementary education and basic health services should be available freely for everyone in the economy? कितने सारे क्वेश्चंस हैं। एजुकेशन क्या फ्री में अवेलेबल हो जाए? क्या हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज फ्री में अवेलेबल हो जाए? क्या किया जाना है, क्या नहीं किया जाना चाहिए? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं। Thus every economy faces problem of allocating the scarce resources to the production of different possible goods and services and distributing the produced goods and services among the individuals within the economy. The allocation of scarce resources and the distribution of the final goods and services are the central problems of the economy. ये जो scarce resources हैं, एक तो इनका perfect usage और जो भी हम चॉइस मेकिंग कर रहे हैं कि हमें क्या गुड खरीदना है, क्या सर्विसेज अवेल करनी है, इन सब के बारे में प्रैक्टिकली जुडिशियसली सोचना का ही जो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, यही क्या बनती हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स बनती हैं किसी इकोनॉमी की। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूं मैं। इकोनॉमिक्स एक मदर लॉ है, जो जैसा यहाँ एप्लीकेबल है वैसा ही यूएस में भी एप्लीकेबल है, वैसा ही जापान में भी एप्लीकेबल है, वैसा ही और अदर जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबको ऐसे ही एप्लीकेबल है। ये मत समझना कि सिर्फ इंडिया में इकोनॉमिक्स एप्लीकेबल है। हाँ, डिग्री ऑफ एप्लीकेबिलिटी अंदर की प्रॉब्लम्स वेरी कर सकती हैं। कई जगह पे लेबर स्कार्स हैं, कई जगह पे मशीन टेक्नोलॉजी स्कार्स में है, रिसोर्सेज कई जगह बहुत ज़्यादा कम है, कई जगह रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं तो शायद उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं है। ऐसी कई सारी चीज़ों के साथ हर एक इकोनॉमी घिरी होती है। इनको हम किस नाम से जानते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, इतना तक हो गया। अब बोलोगे आप कि मैम अभी अभी आपने बताया कि इसका एक तरीका है
इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी से लड़ने का एक तरीका है। क्या है वो तरीका? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व। कैसे वो आंसर करेगा अब हम ये समझेंगे आगे आने वाले एक्सप्लेनेशन से। इतना तक सबको समझा है? सबने नोट्स तैयार कर लिए हैं? पेन पेंसिल इरेजर अपनी नोटबुक अपने साथ लेके बैठिए, ठीक है? हाइलाइटर भी अगर अभी तक नहीं लेके आए हो तो फट से जाओ, दौड़ के लेके आ जाओ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है, ऐसे समझो। जो नाम है उसी में उसका आंसर है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है, ठीक है? एक ऐसा फ्रंटियर, एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसा कर्व जो आपको ये बताता है कि कितना प्रोडक्शन आप कर सकते हो या कितना प्रोडक्शन आपके लिए पॉसिबल है करना, क्योंकि इसके बियॉन्ड तो भैया आप नहीं जा सकते। ये कंसेप्ट को हम कहते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या पीपीएफ मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है? Just as individuals face scarcity of resources, the resources of an economy as a whole are always limited in comparison to what the people in the economy collectively want to have. जो एक प्रॉब्लम इंडिविजुअल के साथ है, कल पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट। ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मिला दोगे तो उनके पास भी तो वही प्रॉब्लम है, और ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके क्या बनाते हैं? इकोनॉमी। The scarce resources have alternative usages, and every society has to decide on how much of each of the resources to use in the production of different goods and services. In other words, highlight करो। Every society has to determine how to allocate its scarce resources to different goods and services. Multiple goods and services जो आपके ऑप्शन के लिए अवेलेबल हैं, आपके कंजम्पशन के लिए अवेलेबल हैं, उनमें से किन को कंज्यूम करना, किन को नहीं करना, या कौन से गुड्स एंड सर्विसेज आपके कंजम्पशन पैरामीटर्स के अंदर फॉल हो रही हैं और कौन से कंजम्पशन पैरामीटर के बाहर चली जा रही हैं। आप उन गुड्स को चाहते हो, डिजायर करते हो, पर डिमांड नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है, आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप उसे खरीद सको या कंज्यूम कर सको, ठीक है? An allocation of the scarce resources of the economy gives rise to a particular combination. किसको जन्म देता है? एक particular combination को जन्म देता है different goods and services के। Given the total amount of resources, it is possible to allocate the resources in many different ways and thereby achieving different mixes of all possible goods and services. तो ये जो production possibility curve होता है ना, वो क्या करता है पता है? डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के वेरियस कॉम्बिनेशन आपको बना के देता है, जिसमें वो ये बताता है कि भाई अगर आपने एक कोई चीज़ ज़्यादा कंज्यूम करी तो अब आपको कोई दूसरी चीज़ थोड़ी कम कंज्यूम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। मैम कैसे समझते हैं? एक्सप्लेनेशन बुक में पढ़ने के पहले खुद से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है? 600 रुपये के आपने खरीदे एप्पल, 400 रुपये के हमने ले लिए ऑरेंजेस। आपको ऑरेंजेस ज्यादा पसंद है, आपके पास लेकिन 1000 ही रुपये हैं। अब कैसे करेंगे हम? पैसे तो हमारे पास 1000 ही हैं, कैसे करेंगे? तो मैम हमें ये लग रहा है कि अगर हमें ऑरेंजेस ज्यादा पसंद है तो हम एप्पल थोड़े से कम खरीद लेते हैं ना, और वो जो पैसा बचेगा उसको हम ऑरेंजेस खरीदने में लगा देंगे। परफेक्ट। किसी को एप्पल ज्यादा पसंद है, वो क्या करेगा? ऑरेंजेस कम खरीद लेगा और एप्पल ज्यादा खरीद लेगा। बस यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। कोई एक चीज पाने के लिए किसी दूसरी चीज का सैक्रिफाइस, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कैसे? तो भाई या तो 600 400 का कॉम्बिनेशन बना, या तो 500 का कॉम्बिनेशन बन गया, या तो 400 600 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। ऑरेंजेस हमें कुछ ज्यादा ही पसंद है तो 100 900 का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या कि 1000 और 100 का कॉम्बिनेशन बने?
ये टोटल मिला के कितना हो गया 1100। क्या ये कॉम्बिनेशन बन सकता है? नहीं। क्यों? अरे रिसोर्सेज उससे ज्यादा ही है ही नहीं ना। रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 1000। मतलब क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नहीं। कॉम्बिनेशन सिर्फ उतना ही पॉसिबल है जहां पे आपका टोटल कितना आता जाएगा? 1000 आता जाएगा। समझ रहे हो? बस यही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। An allocation of the scarce sources of the economy gives rise to a particular combination of different goods and services. Given the total amount of resources, it is possible to allocate the resources in many different ways and thereby achieving different mixes. Different mix मिले हमें एप्पल और ऑरेंजेस के of all possible goods and services. The collection of all possible combination of the goods and services that can be produced from the given amount of resources. Given amount of resources कितने हैं यहाँ पे? 1000. And given a stock of technological knowledge is called production possibility set of the economy. ये अलग अलग नाम से जाना जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ऐसे कई नामों से जाना जाता है। क्या करना पड़ेगा भाई? एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉसिबिलिटीज क्या क्या दी गई हैं हमें? A B C D E। क्या उसमें पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं हमें? या तो 0 कॉर्न 10 कॉटन, 1 कॉर्न तो 9 कॉटन, 2 कॉर्न तो 7 कॉटन, 3 कॉर्न तो 4 कॉटन, और अगर पूरा कॉर्न तो 0 कॉटन। ये हमें उसने क्या दे दिया? वेरियस कॉम्बिनेशन दे दिया। देखो एक जगह पे यहाँ पे एक चीज बारीक में नोटिस करना, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है ये धीरे धीरे देखो कम हो रहा है, क्योंकि रिसोर्सेस क्या हैं? लिमिटेड। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, ये नहीं हो सकता है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरे में कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है? Consider an economy which can produce cotton or corn by using its resources. Table 1.1 gives some of the combination of corn and cotton that the economy can produce with the given resources. और हम यहाँ पे ये assume करते हैं कि जो resources हैं वो क्या है? fully utilized है। मतलब जो ये 1000 रुपए था, जैसे हमारे एग्जाम्पल में, इस 1000 रुपीज को हमने पूरी तरह से क्या किया है? इस्तेमाल किया है। If all the resources are used in the production of corn, the maximum amount of corn can be produced is 4 units. ठीक है, हमने ये देखा कि अगर पूरे का पूरा कॉर्न प्रोड्यूस किया तो वो 4 यूनिट प्रोड्यूस होगा, पर यहाँ पे कॉटन कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है। And if all resources are used in the production of cotton, at the most 10 units of cotton can be produced. The economy can also produce 1 unit of corn, 9 units of cotton, or 2 units of corn, 7 units of cotton, 3 units of corn and 4 units of cotton. There can be many other possibilities. The figure illustrates the production possibility of the economy. Any point on or below the curve represents a combination of corn and cotton that can be produced with the economy's resources. Economy के given resources जो कि scarce हैं, उनके साथ maximum ये चीज बन सकती है। ठीक है? The curve gives the maximum amount of corn that can be produced in the economy for any given amount of cotton and vice versa. This curve is also called as production possibility frontier. समझ में आया? The production possibility frontier. अब यहाँ पे इसकी मीनिंग दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया तो आपको ये लिखना होगा, The production possibility frontier gives the combination of corn and cotton that can be produced when the resources of the economy are fully utilized. कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं है, जितने रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से अगर इस्तेमाल किए तो मैक्स कॉर्न कितना प्रोड्यूस हो रहा था? 4, और कॉटन कितना प्रोड्यूस हो रहा था? अगर हम 0 कॉर्न करते हैं तो मैक्सिमम कॉटन 10, और अगर हम पूरा कॉर्न करते हैं 4 तो 0 था कॉटन। उसके बीच में दीज आर द कॉम्बिनेशंस जो प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है? Note that a point lying strictly below the production possibility frontier represents a combination of corn and cotton that will be produced when some of the resources are either underemployed or are utilized in a wasteful fashion. मतलब अगर आप इन किसी पॉइंट्स पे रहते हैं, इसके अंदर के किसी भी पॉइंट में रहते हैं, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया है पता है? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब आप इन रिसोर्सेज को अगर अच्छी तरह इस्तेमाल करते तो मैक्सिमम आप यहां तक जा सकते थे,
पर अगर आप इस किसी पॉइंट पे हैं, इस किसी पॉइंट पे हैं, यहाँ किसी पॉइंट में हैं, तो मतलब आपने रिसोर्सेज को क्या कर दिया है, पूरी तरह से वेस्ट कर दिया है। ठीक है। If more of the scarce resources are used in the production of corn, less resources are available for the production of cotton and vice versa. Therefore, we want to have more of one of the goods, we will have less of the other good. एक अगर ज्यादा चाहिए तो दूसरे को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। मम्मी ने कह दिया 100 रुपए हाथ में आपके दे दिए गए, अब आप इससे भैया गुपचुप भी खा लो और बाहर जो आपको चॉकलेट वॉकलेट खानी है खा लो। तो अगर आपको चॉकलेट ज्यादा खानी है तो आपको गुपचुप या दाबेली सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और अगर नमकीन ज्यादा खाना है तो भाई चॉकलेट सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम आपके हाथ में पैसे कितने हैं, 100 रुपए। फर्क समझ में आया? ये जो हम डेली बेसिस में करते हैं, बस यहाँ पे उसी चीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है। Thus, there is always a cost of having a little more of one good in terms of the amount of other good that has to be foregone. एक चीज को sacrifice कर रहे हैं, foregone कर रहे हैं, तो दूसरी चीज का हमें by default ज्यादा मिल रहा है। This is known as the opportunity cost of an additional unit of the goods. मतलब अगर हमने कोई चीज sacrifice करी, suppose मैंने oranges sacrifice किए, तो मुझे ज्यादा बेहतर चीज एप्पल मिल भी तो रहा है, यही तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब एक अपॉर्चुनिटी जो मैंने छोड़ दी, उसके बदले मुझे कुछ और अच्छा मिल रहा है। मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मुझे मिल रहा है कि मुझे एप्पल मिल रहा है जो मुझे ज्यादा पसंद है, और जिनको ऑरेंजेस पसंद है उनके लिए क्या कि अगर उनको ऑरेंजेस मिल रहे हैं तो उसके बदले उनने एप्पल को सैक्रिफाइस कर दिया, और एप्पल को सैक्रिफाइस किया तो खुशी खुशी किया, क्योंकि उनको मोर ऑफ ऑरेंजेस भी तो मिल रहे हैं। ठीक है। Every economy has to choose one of the many possibilities that it has. In other words, one of the central problems of the economy is to choose from one of the many production possibilities. क्या कह रहा है कि हर सोसाइटी को, हर इकोनॉमी को बस चूज करना पड़ता है कि आ जाओ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में कि वो क्या प्रोड्यूस करे और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे। अगर रिसोर्सेस अलाउ करते हैं कि आप 1000 किलो ही कोई चीज प्रोड्यूस कर सकते हो, तो क्या आप अपने सोच में भी 10,000 किलो के बारे में सोच सकते हो? अरे रिसोर्सेस आपको अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। मतलब व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस हुआ और किस क्वांटिटी में, ये आंसर हमें कैसे मिलता है? अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को देखते हुए, क्योंकि इस लेवल के बियॉन्ड तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आके हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा था, हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, मतलब कैसे आप कॉम्बिनेशन बैठाओगे कि मशीन ज्यादा कि लेबर ज्यादा, तो ये डिपेंड करेगा अगेन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन योर इकोनॉमी। अब ये प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है कि वो लेबर ज्यादा इस्तेमाल करे या मशीन ज्यादा इस्तेमाल करे। फिर से आ जाओ, मैं कहूँगी मैं यहाँ पे कॉटन और कॉर्न को काट के यहाँ पे मशीन और लेबर लिख दूं, तो अगर ज्यादा लेबर यूज हुआ तो भाई मशीन कम होगा, मशीन ज्यादा इस्तेमाल करी तो लेबर कम हो गए। बस यही हमको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन था, फॉर हुम आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, तो भैया कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर से पूछ लियो, उनसे हम पूछ सकते हैं, उनकी डिमांड जो पैटर्न आ रहा है उनसे हमें पता चल जाता है कि व्हाट दे वांट। इफ पीपल आर डिमांडिंग मोर ऑफ ऑरेंजेस, तो इसका मतलब क्या है कि हमें ऑरेंजेस ज्यादा प्रोड्यूस करने चाहिए। इफ दे आर डिमांडिंग मोर ऑफ एप्पल, तो हम ऐसा डिसाइड कर लेंगे, या हम इन दोनों का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर लेंगे, कुछ ऑरेंज खाएंगे कुछ एप्पल खाएंगे। तो ऐसे इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का आंसर करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है। आपका अभी जिम्मेदारी क्या है कि आप वीडियो को पॉज कर देंगे, पहले आप इतना पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद ही आप इस नेक्स्ट सेगमेंट को चालू करेंगे जो कि है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि यहाँ पे हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में बात करने वाले हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऐसी अलग अलग इकोनॉमीज होती हैं। पर उसको समझने के पहले आपको ये सारे कंसेप्ट बाय हार्ट होने चाहिए।
बहुत छोटी सी बात है, आप बोलेंगे मैम 4 पन्ना कंप्लीट हुआ है, इसमें हम इतना क्या पढ़ने, पर इन 4 पन्नों में ही सिर्फ नहीं, यहाँ बाजू में इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको और पढ़ाई गई है। ये सब प्रॉपरली एक जगह पे लिखिए, बनाइए, अपनी नोटबुक पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद ही आप अगले सेगमेंट में जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक आप पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करिए। थैंक यू।